Hello and welcome back to Step by Step Study. In today's lecture, we'll be discussing the topic of index numbers and we'll discuss 2015 question paper of statistics. I hope you have revised the papers from 2016 to 18 because काफ़ी concepts, as I always say, repeat होते हैं and I would be skipping them or I'll giving them in the brief जो पहले discuss हो चुके हैं. And you can always mail us your doubts at sbss.inquiry@gmail.com if you have any doubt regarding any question. अगर वो comment section में solve नहीं हो सकता so then please drop us your doubts. Okay, तो first question जो 2015 के एग्ज़ाम में आया था from the topic index numbers वो था both the time reversal and factor reversal tests are not satisfied by. अब पहले हमें ये टेस्ट को रिवाइज कर लेना चाहिए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होते क्या थे. सो फर्स्ट विल रिवाइज द टाइम रिवर्सल टेस्ट. और इस टेस्ट में क्या होता था, आई गेव यू द कंडीशन P01 इंटू P101 होना चाहिए. दैट इज अगर हम बेस और करंट ईयर को चेंज करें, दैट इज इंटरचेंज करें, देन जो नया इंडेक्स नंबर हमें मिलेगा दैट इज P10 मस्ट बी द रेसिप्रोकल ऑफ द ओल्ड इंडेक्स नंबर. अब P01 क्या है, यहाँ पे हमने बेस ईयर 0 लिया है और ईयर 1 हमारा करंट ईयर है. और P10 हमने निकाला कैसे, P10 जहाँ पे ईयर 1 इज़ द बेस ईयर एंड ईयर 0 इज़ द करंट ईयर. ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम रिवर्सल टेस्ट इट मस्ट बी 1/P01. तो अगर कोई इंडेक्स नंबर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन वी से दैट द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय दैट पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर फॉर्मूला. और ये टेस्ट हमने बताया था कि जो मेथड हमने यूज़ करा है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है या नहीं. यही बताया था ना मैंने उस टाइम कि अगर ये टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है मतलब आपका मेथड फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में काम कर रहा है. और अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा देन योर मेथड इज़ नॉट एप्लीकेबल और इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर बोथ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शंस. तो ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट था. और टाइम रिवर्सल टेस्ट कौन कौन से मेथड्स सेटिस्फाई करते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड सेटिस्फाई करता है, फिशर्स मेथड सेटिस्फाई करता है, मार्शल एजवर्थ मेथड सेटिस्फाई करता है और केलीज मेथड सेटिस्फाई करता है. ये मैंने 2018 के पेपर में बताया था कि कौन कौन से मेथड सेटिस्फाई करते हैं. और टाइम रिवर्सल एंड बाकी सब टेस्ट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका था हमारे लेक्चर वीडियोज़ में. फिर सेकेंड आता है आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था योर चेंज इन प्राइसेस, मैं डेल्टा से लिख रहा हूँ, चेंज इन प्राइसेस इनटू चेंज इन क्वांटिटी मस्ट इक्वल टू व्हाट, टोटल चेंज इन योर वैल्यू. वैल्यू क्या होती थी, वैल्यू होती थी आपकी P इंटू Q. तो अगर प्राइसेस में कुछ चेंज है और क्वांटिटी में कुछ चेंज है तो वैल्यू में टोटल चेंज कितना होगा, वो इक्वल होना चाहिए जो इन दोनों प्राइसेस और क्वांटिटी में चेंज हुआ था. सो एट टाइम्स वी ऑल्सो राइट इट एज प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स मस्ट इक्वल टू योर वैल्यू इंडेक्स. ये सब हमने पढ़ा था, दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू जस्ट अ ब्रीफ. तो ये आपके टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट हो गए. फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बस फिशर्स मेथड ही सेटिस्फाई करता है और कोई मेथड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता. एंड ये आपको याद होना चाहिए कि कौन से मेथड कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं बिकॉज ये टाइम एंड अगेन हर एक एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है. और हमने और कौन से टेस्ट पढ़े थे, हमने सर्कुलर टेस्ट भी पढ़ा था. और सर्कुलर टेस्ट में क्या होता है, P01 इंटू P12 इंटू P201 होना चाहिए. आप ये देख रहे हैं ना, 01, 12,
20, ये साइकिल टाइप बन गए, इसीलिए हम इसे सर्कुलर टेस्ट भी कहते थे। और एक और टेस्ट हमने कौन सा पढ़ा था, यूनिट टेस्ट। और यूनिट टेस्ट क्या कहता था कि जो फॉर्मूला है हमारे इंडेक्स नंबर का, दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट्स इन विच p and q आर एक्सप्रेस्ड। तो आई एम जस्ट राइटिंग इंडिपेंडेंट हेयर। यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो p and q जिन यूनिट्स में एक्सप्रेस किए गए हैं इंडेक्स नंबर पर, उसका कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। दैट इज द इंडेक्स नंबर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दोज यूनिट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर टेस्ट आर नॉट सेटिस्फाइड बाय both the Laspers and the Pastures formula, because we know Fisher's ideal formula तो टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों ही सेटिस्फाई करता है, और हम इसे आइडियल इसलिए भी कहते थे कि ये टेस्ट सेटिस्फाई करता है। फिर और क्या रीज़न थे इसको आइडियल बोलने के, कि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जो शिफ्ट होता है उसको कम कर देता है, या अपवर्ड और डाउनवर्ड बायस कम कर देता है। और क्या था कि ये अंडर रूट होता है लास्पेयर्स और पास्चर्स प्राइस इंडेक्स का। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको फिशर्स आइडियल फार्मूला कहते थे। पास्चर्स फार्मूला आपके दोनों टेस्ट नहीं सेटिस्फाई कर रहा, ना ही आपका लास्पेयर्स फार्मूला टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट बोथ द लास्पेयर्स एंड पास्चर्स फार्मूला डू नॉट सेटिस्फाई दीज टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसे हम CPI कहते हैं, CLI भी डिनोट करते हैं, इज इन्वर्सली रिलेटेड टू। अब हमें पता है, हमने जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रियल वेज फाइंड आउट करने के काम आता है, राइट। और रियल वेज का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, रियल वेज इज योर नॉमिनल वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ दिस CPI। ठीक है, सो हम CLI को क्या लिख सकते हैं, नॉमिनल वेज अपॉन रियल वेज, RW लिख रहा हूं मैं। तो वी कैन सी कि CLI और रियल वेज तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ही या इन्वर्सली रिलेटेड है ही एक दूसरे से। तो एक तो आपकी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई कि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू रियल वेज। अब परचेजिंग पावर की बात कर लेते हैं। परचेजिंग पावर होती क्या थी आपकी, परचेजिंग पावर होती थी कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड्स कैन बी ब्रॉट और बॉट विद अ यूनिट ऑफ मनी। ये हमने डिस्कस भी किया था CLI के टाइम की, इट इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट द परचेजिंग पावर। दैट इज, अगर हम कंसिडर करें अ यूनिट एज लेट्स से ₹1, तो 1 रुपये में या 1 रुपये की कितनी वैल्यू है, उससे कितनी गुड्स परचेज कर पा रहे हैं, उसे हम परचेजिंग पावर कहते थे। और जैसे जैसे आपकी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, दैट इज़ आपका इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो आपका परचेजिंग पावर फॉल होते जाता है, उस रुपये की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। और इन्फ्लेशन का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, यूजिंग योर CLI, वो होता था CLI ऑफ पीरियड 2 माइनस CLI ऑफ पीरियड 1 अपॉन CLI ऑफ पीरियड 1, यही निकाला था। तो जैसे जैसे आपका CLI इंक्रीज होगा, मतलब CLI 2 ग्रेटर देन होगा CLI 1 से, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज होगा तो आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, और आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी तो आपका परचेजिंग पावर फॉल होगा। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि अगर आपका CLI इंक्रीज हो रहा है तो आपकी परचेजिंग पावर फॉल हो रही है, मतलब CLI और परचेजिंग पावर दोनों में एक इन्वर्स रिलेशन है। तो हमने यहाँ से देखा था कि आपका CLI और रियल वेज में इन्वर्स रिलेशन है, और हमने यहाँ से देखा कि CLI और परचेजिंग पावर में इन्वर्स रिलेशन है। सो द करेक्ट आंसर विल बी CLI इज इन्वर्सली रिलेटेड टू बोथ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड द रियल वेज। ये सब हमने यूजेस भी डिस्कस किए थे जब लेक्चर में, तब मैंने डिस्कस किया था कि CLI इज यूज्ड टू फाइंड द परचेजिंग पावर, इट इज यूज्ड टू फाइंड द रियल वेज, and other things also we discussed as uses.
क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई सर्कुलर टेस्ट। अभी अभी हमने सर्कुलर टेस्ट डिस्कस करा ही था और उस पर क्वेश्चन है। तो सर्कुलर टेस्ट का क्या बताया था मैंने, P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें बेसिस को शिफ्ट करना हो। ठीक है, P01 यहाँ पे क्या है, P01 इज विद 0 एज बेस ईयर एंड 1 एज करेंट ईयर। सिमिलरली P12 में ईयर 1 बेस ईयर है और ईयर 2 करेंट ईयर है, और P20 में ईयर 2 बेस ईयर है और ईयर 0 आपका करंट ईयर हमने कंसिडर किया है। तो अगर ये फॉलो हो रहा है देन देयर इज़ नो नीड टू रेफर टू द ओरिजिनल बेस एवरी टाइम। हम कहते थे ना कि ओरिजिनल बेस देखो, 0 बेस देखो। देन अगर ये फॉलो हो जाएगा देन देयर इज़ नो नीड टू रेफर टू द ओरिजिनल बेस, वी कैन डायरेक्टली एडजस्ट आर इंडेक्स वैल्यूज़। और सर्कुलर टेस्ट कौन कौन से मेथड फॉलो करते हैं, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और कैलीज मेथड, दोनों ये सेटिस्फाई करते हैं। एंड इनमें से कोई भी ऑप्शन में नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका नन ऑफ दीज। एंड आई एम रिपीटिंग, ये जितने भी टेस्ट में डिस्कस कर रहा हूँ कौन कौन से मेथड सेटिस्फाई करते हैं, प्लीज़ इनको याद रख लेना, नोट इट डाउन समवेयर। देन क्वेश्चन नंबर 33, if the wholesale prices and the weights are given as follows, what would be the wholesale price WPI। तो हमें प्राइसेस दिए हुए हैं कमोडिटीज़ के और वेट्स दिए हुए हैं। हमें पता है वेटेड प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, समेशन ऑफ PI WI अपॉन समेशन WI। और यहाँ पे W क्या है, वेट्स हैं, और PI क्या है, प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी, और WI क्या है, जो उस कमोडिटी के प्राइस को हमने वेट दिया है। तो इसमें से हम वेटेड प्राइस इंडेक्स या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 54 इंटू 0.4 प्लस 75 इंटू 0.25 प्लस 60 इंटू 0.2 प्लस 40 इंटू 0.15 होल अपॉन समेशन WI। और समेशन WI क्या आ रहा है, 0.4 प्लस 0.25 प्लस 0.2 प्लस 0.15 एंड डिनोमिनेटर आपका वैसे भी इक्वल टू 1 हो रहा है, और न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 21.6 प्लस 18.75 प्लस 12 एंड प्लस 6। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 58, और करेक्ट आंसर आ रहा है 58.35। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। वेटेड प्राइस इंडेक्स निकालना था तो हमने फॉर्मूला लिया समेशन WI इंटू PI अपॉन समेशन WI, प्राइसेस और उसके करस्पॉन्डिंग वेट्स लिए और उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लिया। और अब वेटेड इंडेक्स नंबर्स की बात हो ही रही है तो वेटेड इंडेक्स नंबर्स में हमने 2 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट टाइप था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, आई एम राइटिंग द शॉर्ट फॉर्म्स, और सेकंड था वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। और फर्स्ट मेथड के अंडर हमने क्या क्या पढ़ा था, लास्पेयर्स मेथड, देन पास्चेज मेथड, और क्या पढ़ा था इसमें हमने, फिशर्स मेथड। तो इन सब मेथड्स को आप एक बार रिवाइज कर लेना। और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में हमने क्या पढ़ा था, प्राइस इक्वल टू समेशन PV अपॉन समेशन V, और क्वांटिटी इंडेक्स इक्वल्स टू समेशन QV अपॉन समेशन V। ये सब हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर भी मैंने आपको मेथड बाय मेथड एक डिटेल लेक्चर दिया था, सो प्लीज़ एक बार इसको रिवाइज कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
A value which measures the relative changes in a group of related variables over two different situations is mode, statistic, index number या estimator. करेक्ट आंसर इंडेक्स नंबर होगा. एंड हमने यही डेफिनेशन एज इट इज़ पढ़ी थी लेक्चर में और मैंने उसी का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको शेयर किया है सो दैट यू कैन रिकॉल इट कि हमने क्या पढ़ा था. तो मैंने जब इंडेक्स नंबर्स पढ़ाना शुरू ही किया था एट दैट टाइम आई गेव यू द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर्स और मैंने बताया था दैट एन इंडेक्स number is a statistical measure which is designed to show changes in a variable or a group of related variables. और ये changes कैसे होते हैं with respect to say time, events या कोई location या फिर कोई other characteristic या फिर कोई situations. Alright, तो ये वैल्यू क्या होती है? स्टैटिस्टिकल वैल्यू जो हमें रिलेटिव चेंज मेजर करने में हेल्प करती है ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर टू डिफरेंट सिचुएशंस is an index number. So option number 3 is the correct answer. तो आप देख भी रहे होंगे कि ऑलमोस्ट ये सारे क्वेश्चन हमने लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं और लेक्चर्स में जो कुछ डिस्कस नहीं हुआ वो प्रीवियस ईयर में डिस्कस हो चुका है. इसलिए आई ऑलवेज से कि एक बार लेक्चर्स पढ़ो, उनको रिवाइज करो, गो थ्रू देम एंड देन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि कोई क्वेश्चन या फिर कोई कॉन्सेप्ट लेक्चर्स में आई लेफ्ट विलिंगली और अनविलिंगली वो आपका कवर हो जाए साथ साथ. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43. द जनरल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज 600 इन द ईयर 1988. सपोज अ पर्सन गेट्स मंथली सैलरी ऑफ 450 in 1960 and rupees 2000 in 1988. State how much he ought to have received as extra allowance in 1988 to maintain his 1960 standard of living. तो हमें पता है कि CLI is used to find the real wage so that government and enterprises can adjust the salary and give allowances. हम DA का क्वेश्चन भी कर चुके हैं पहले. तो पहले डेटा देख लेते हैं. दो टाइम पॉइंट्स हैं या दो ईयर्स हैं 1960 एंड 1988. हमें दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 1988 में कितना है 600 और हमें दिया हुआ है कि मंथली सैलरी 1960 में थी रुपीज़ 450 और वो सैलरी अब 1988 में इंक्रीज़ होके कितनी हो गई है रुपीज़ 2000. अब हमें देखना है कि इस सैलरी में हम और कितना ऐड करें कि जो ये परचेजिंग पावर थी ना 1960 की या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था 1960 का वो हम मेंटेन कर पाएँ. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे फाइंड आउट करते हैं यूजिंग आर रियल वेज. तो पहले 1988 की रियल वेज निकालते हैं. 1988 में आपकी रियल वेज आ रही है और रियल वेज का फॉर्मूला क्या होता था योर नॉमिनल वेज अपॉन नॉमिनल वेज कितनी दिया है 2000 अपॉन CLI विच इज 600 इंटू 100. तो इससे आपकी रियल वेज आ रही है 333.33 1988 में और रियल वेज आपकी 1960 में कितनी थी 450 अपॉन 100 इंटू 100. और ये 100 क्यों लिया है मैंने CLI उस टाइम का बिकॉज बेस पीरियड का हम जो इंडेक्स लेते हैं वो इक्वल टू 100 लेते थे. तो उस टाइम की रियल वेज थी रुपीज़ 450. तो ऑब्वियसली रियल वेज तो कम हुई है. हमें दिख रहा है कि 333.33 इज़ लेस देन 450. तो अब हम उसे अगर हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें कुछ अलाउंसेस देने होंगे. लेट द अलाउंसेस इक्वल टू x. ठीक है, तो अलाउंसेस देने के बाद सैलरी कितनी हो गई 2000 प्लस x. और अगर हमें रियल वेज निकालनी है तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे CLI से विच इज़ 600 इंटू 100. और ये किसके इक्वल होनी चाहिए ये वाली रियल वेज जो आई है ये प्रीवियस रियल वेज के इक्वल होना चाहिए. सो यू विल गेट 450 इंटू 6 इक्वल टू 2000 प्लस x और ये आ जाएगा 2700 इक्वल्स टू 2000 प्लस x. इससे आपका x जो कि आपके अलाउंसेस हैं
आ जाएंगी इक्वल टू ₹700। ये सब डेटा रुपीज़ में, आई एम नॉट मेंशनिंग दैट। तो ₹700 और हमें फाइंड आउट करना था कि कितना एक्स्ट्रा अलाउंस मिलना चाहिए। वो अलाउंस डीए हो सकता है या कोई भी अलाउंस हो सकता है। सो दैट इज़ ₹700। तो इतना अलाउंस देके हम उस पर्सन की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है 1960 के इक्वेट कर सकते हैं। 1988 का स्टैंडर्ड लिविंग अब 700 अलाउंस देने के बाद 1960 के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के इक्वल हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने डीए के कॉन्सेप्ट में भी करें और काफ़ी प्रीवियस ईयर में भी करें, जहाँ पे हमें डीए निकालना होता था या फिर बस हमें ये बताना होता था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यूज़ होता है। Coming to question number 45, the geometric mean of last pairs and purchase price indices is also known as, और हमें पता ही है फिशर्स प्राइस इंडेक्स जो हम फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ योर लास्ट पेयर्स एंड परचेज प्राइस इंडेक्स। तो एक बार आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। फिशर्स प्राइस इंडेक्स जिसे हम P01F लिखते हैं वो होता है ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू क्वांटिटीज़ का अंडर रूट। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स मेथड या लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स, और लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है? P1 Q0 का समेशन अपॉन समेशन P0 Q0। तो लास्ट पेयर्स मेथड आपका Q0 एज वेट्स यूज़ करता है इनटू समेशन ऑफ P1 Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q1। और ये आपका कौन सा प्राइस इंडेक्स होता है? परचेज प्राइस इंडेक्स, जो Q1 एज वेट्स यूज़ करता है इनटू 100। यही पढ़ा था ना हमने फिशर्स प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। तो आपका लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स भी रिवाइज हो गया, परचेज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला भी, और इनका मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लोगे तो आपका फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स या फिर फिशर्स प्राइस इंडेक्स आ जाएगा। और ये वाले इंडेक्स नंबर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मार्शल्स एजवर्थ इंडेक्स नंबर क्या होता था, जिसे हम P01 ME से डिनोट करते थे? ये होता था वेटेड रिलेटिव ऑफ करंट पीरियड P1 टू बेस पीरियड P0 सेट ऑफ प्राइसेस। तो ये क्या होता था? समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन करंट ईयर टू बेस ईयर होता था ना, तो अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1। ये हमने डिस्कस भी किया था मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर। फिर आपका कैलीज प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये भी डिस्कस किया था। कैलीज प्राइस इंडेक्स, इसको मैं P01K से डिनोट कर रहा हूँ, ये होता था, दिस वाज इक्वल टू समेशन P1Q अपॉन समेशन P0Q। P1 है करंट ईयर प्राइस और P0 है बेस ईयर प्राइस। और यहाँ पे Q क्या है? Q इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज़। और इसी के साथ साथ हमने वॉल्श प्राइस इंडेक्स भी डिस्कस किया था। फॉर्मूला सेम रहता है, बस Q क्या हो जाता था वहाँ पे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज़। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे Q को प्राइसेस बोल दिया तो दिस इज Q इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटीज़। और कौन सा प्राइस इंडेक्स रह गया आपका? बॉलेज प्राइस इंडेक्स। जो बॉलेज प्राइस इंडेक्स होता है ये होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड परचेज इंडेक्स नंबर, और इसीलिए ये आपको ऑप्शन में भी दिया गया है। तो वो हो जाएगा P01 ऑफ लास्ट पेयर्स प्लस P01 परचेज प्राइस इंडेक्स अपॉन 2। और ये मेथड कौन सा होता है? डॉर्बिश एंड बाउलीज मेथड से आपको ये प्राइस इंडेक्स मिलता है। तो इन्होंने क्यों इंक्लूड किया था ऑप्शन में? बिकॉज यहाँ पे ये जो बाउलीज मेथड होता है दिस इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ परचेज एंड लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स, पर ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन आपका फिशर्स प्राइस इंडेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 56,
बाउलीज इंडेक्स इज गिवन बाय, अभी अभी डिस्कस किया है, इट इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स इंडेक्स एंड पास्चेज इंडेक्स, ये प्लस होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 89, द कंडीशन फॉर टाइम रिवर्सल टेस्ट टू होल्ड गुड विद द यूजुअल नोटेशंस इज, हमने अभी जब टाइम रिवर्सल टेस्ट पढ़ा था मैंने बताया था P01 इंटू P10 मस्ट इक्वल टू 1, दैट इज़ अगर बेस ईयर एंड करंट ईयर को हम रिवर्स करेंगे देन जो ये नया प्राइस इंडेक्स आएगा P10 ये रेसिप्रोकल होना चाहिए आपके ओल्ड प्राइस इंडेक्स P01 का। तो करेक्ट ऑप्शन इधर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 P01 इंटू P10 इक्वल टू 1। Then question number 93, suppose an index number is time consistent, time consistent मतलब it remains the same every time, then for a particular commodity if the price is trebled from year 2000 to 2005 and the price relative for the period 2005 with 2000 as base year is 3 and while that of 2000 with respect to 2005 as base year will be, तो हमें दिया है कि प्राइस इंडेक्स, लेट मी डिनोट बेस ईयर 0, 2000 एज बेस ईयर 0 या फिर ईयर 0 कर लो बिकॉज बेस चेंज भी करना है हमें, एंड ईयर 1 इज योर 2005। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि जो ये प्राइस रिलेटिव है दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 3, और हमें दिया हुआ है कि प्राइस ट्रेबल्ड फ्रॉम ईयर 2000 टू 2005, ये भी दिया हुआ है हमें, और हमें अब फाइंड करना है कि व्हाट विल बी द price relative when we take 2000 as the current year and 2005 as the base year। तो उसमें क्या हो जाएगा, that will be P0 upon P1 into 100 equals to x, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट x इक्वल टू 3, ये डिवाइड किया है सारा, ठीक है, तो x आपका इक्वल टू 3 आ जाएगा, और x क्या था, प्राइस रिलेटिव विद ईयर 1 दैट इज 2005 एज द करेंट 2005 एज द बेस ईयर एंड ईयर 0 दैट इज 2000 एज द करेंट ईयर। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 3। आई एम सॉरी, यहाँ पे एक कैलकुलेशन एरर हो गया है, वेट, तो हमें, लेट मी रीराइट इट अगेन, हमें दिया हुआ है कि P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, यही होता था, और हमें फाइंड आउट करना है P10 विच इज इक्वल टू P ऑफ 0 अपॉन P1 इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, यहाँ से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो P01 हमारे पास क्या गिवन है 3, P1 अपॉन P0 क्या है 3 अपॉन P10 हमें फाइंड आउट करना है, और P0 अपॉन P1 ये क्या होगा, दिस विल बी आपका जो प्राइस है ईयर 2005 में टेबल हुआ है ना, मतलब 3 टाइम्स हुआ है, तो दिस विल बी 1/3। तो इससे आपका जो P10 आ जाएगा दैट विल बी P10 विल बी 1/3 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। तो मैंने पहले क्या मिस्टेक कर दी थी, मैंने दोनों ही प्राइस रिलेटिव सेम ले लिए थे P1 अपॉन P0। ऐसा नहीं होगा, जब आपके बेस ईयर और करंट ईयर चेंज हो रहे हैं तो आपके प्राइस रिलेटिव भी चेंज होंगे, इसीलिए हमारा एरर आ रहा था, उस
आंसर में. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज लेक्चर ऑफ इंडेक्स नंबर्स. इसमें हमने 2015 का पेपर डिस्कस किया है इंडेक्स नंबर्स का. इसके बाद आपका 2014 का पेपर डिस्कस होना रह जाता है. सो वी हैव टिल नाउ completed 2015 to 18 papers of index numbers. I hope you are revising them side by side because you must revise, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी उस टाइम ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे अगर आप पढ़ के पहले से उसे अटेम्प्ट करेंगे. एंड then that way you will be able to learn the formulas also. So in the next lecture we'll discuss the 2014 paper of index numbers. Till then, if you have any doubt, you can mail us at sbss.inquiry@gmail.com, and otherwise you can always drop us a comment in the comment section. And regarding कोई question आपको अगर लगे कि मैंने गलत सॉल्व किया, you can always question that also, because at times lecture लेते हुए we have something in mind and we write something else. So I'm a human, so mistakes हो सकती हैं. You can always correct our mistakes and write that down in the comment section. उससे आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा. अगर गलत पढ़ाया गया होगा then I'll also clear it. And please refer to the description boxes of all the videos. कोई भी एरर मुझे बाद में अगर पॉइंट आउट होता है या फिर वीडियो अपलोड होने के बाद मैं देखता हूँ उस एरर को, so I put that down in the description box of the video. So that is all for today's lecture. Stay safe and keep studying, guys. Hello and welcome back to Step by Step Study. So we'll be discussing 2014 paper for the topic index numbers in this lecture. Till now we have covered 2015 to 18 papers of this topic index numbers. So ये last lecture होगा to discuss the previous year for this topic. And as we always say, you can always mail us your doubts at sbss.inquiry@gmail.com. We'll be happy to help you out. So first question which came in your 2014 exam from this topic was, the cost of living index in a society rises from 137.2 to 154.7 between 2009 to 2012. If a person was earning rupees 4,500 in 2009, how much should he earn in 2012 to maintain the same standard of living? अब पहले भी मैंने कई बार बताया है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए आपकी रियल वेजेस सेम रहनी चाहिए. तो पहले एक बार डेटा देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, एंड देन विल सी हाउ टू कैलकुलेट हिज करंट सैलरी. तो हमें दिया हुआ है 2 years 2009 एंड 2012. 2009 में CLI था आपका 137.2 और 2012 में आपका CLI हो गया 154.7 और आपकी सैलरी 2009 में थी ₹4,500. तो अब रियल वेजेस सेम रहनी चाहिए. तो अब हमें निकालनी है न्यू सैलरी. लेट अस डिनोटेड बाय S. तो रियल वेज का फॉर्मूला क्या होता है? नॉमिनल वेज विच इज 4,500 in 2012 अपॉन cost of living index of that year which is 137.2 must equal to nominal wage in 2012 upon the cost of living index for that year. तो इससे आपके S की वैल्यू आ जाएगी 4,500 into 154.7 upon 137.2 and you will get it equal to 5073.97, which is option number 1. ₹5073 उसकी अब करंट सैलरी होनी चाहिए in 2012 so that he can maintain his standard of living as he was doing in 2009. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम रियल वेज से कैलकुलेट करते हैं और रियल वेज इज इक्वल टू नॉमिनल वेज अपॉन योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं.
हम अलाउंसेस कैसे फाइंड करते हैं वो डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। डीए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर परचेजिंग पावर उसकी कैसी है, सेम है या कम हुई है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमारे पास आए हुए हैं बेस्ड ऑन यूजिंग योर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। Net monthly income of an employee was rupees 800 in 1990. CLI was 160 in 1990. It rises to 200 in 1995. The additional DA to be paid to the employee if he had to be rightly compensated against the price rise is. तो DA हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? सो दैट हम परचेजिंग पावर मेंटेन कर पाएँ। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें डेटा क्या दिया हुआ है? 1990 का और 1995 का। हमें इनकम्स दी हुई हैं इधर एज 800 और अब 1995 के लिए हमें डीए निकालना है। तो इनकम तो वो सेम रहेगी प्लस सम डीए अमाउंट हो जाएगा, दैट विल बी हिज इनकम। और सीएलआई हमें कितना दिया हुआ है? 1990 में सीएलआई था 160 और 1995 में सीएलआई इंक्रीज होके हो गया था 200। तो अगेन हमें रियल वेजेस को इक्वेट करना है। तो 1990 की रियल वेज क्या होगी? 800 जो नॉमिनल वेज थी 1990 में अपॉन सीएलआई ऑफ दैट ईयर जो था 160 इक्वल्स टू नॉमिनल वेज 1995 में क्या होगी? 800 तो उसकी वेज रहेगी प्लस सम डीए अमाउंट जो हमें उसको प्रोवाइड करना है ताकि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके अपॉन सीएलआई ऑफ 1995। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा डीए इक्वल्स टू, इससे आएगा आपका 200। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में भी हमने वही किया, हमने रियल वेजेस को इक्वेट किया दोनों ईयर्स की और उससे हमने अपना डीए कैलकुलेट कर लिया विच हैज़ टू बी प्रोवाइडेड सो दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके। Question number 36. If last pair's index number is 106 and past chase number is 105.6, then Fisher's ideal index would be. तो चाहे ये प्राइस इंडेक्स हो या फिर क्वांटिटी इंडेक्स, हमें पता है फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर होता है, फिशर्स इंडेक्स होता है, वो होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पास्ट चेज इंडेक्स। तो यहाँ पे लास्ट पेयर्स इंडेक्स हमें कितना दिया हुआ है? 106.5 और पास्ट चेज इंडेक्स हमें कितना दिया हुआ है? 105.6। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा 106.049 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 106.05। तो फिशर्स इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1 106.05। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है फिशर्स इंडेक्स का फॉर्मूला जो कि होता है आपका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स इंडेक्स नंबर एंड पास्ट चेज इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 37. द इंडेक्स नंबर विच सैटिस्फाइज बोथ द टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज। करेक्ट आंसर इज फिशर्स इंडेक्स इन दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और इसीलिए दिस इज वन ऑफ द रीजंस हम फिशर्स इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स भी बोलते थे। एंड ये हमने 2014 के पेपर में अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया है कि कौन से हमारे इंडेक्स नंबर्स हैं या इंडेक्स नंबर मेथड्स हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट एंड सो ऑन सेटिस्फाई करते हैं। वहाँ पे मैंने आपको एक टेबल भी प्रोवाइड करी थी इन सब टेस्ट के लिए, सो आई होप आपने वो रिवाइज कर ली होगी। ऑल राइट, आई हैव गिवन द टेबल हेयर ऑल्सो अगेन। So question number 38 now. Which of the following formulas for wholesale price index satisfies the factor reversal test? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और टाइम रिवर्सल टेस्ट में मैंने आपको ये टेबल प्रोवाइड की थी लास्ट लेक्चर में। तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बस फिशर्स मेथड सेटिस्फाई करता है, ओनली एंड ओनली फिशर्स फॉर्मूला सेटिस्फाइज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, बाकी कोई फॉर्मूला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फिशर्स फॉर्मूला। हैड द क्वेश्चन बीन कि कौन सा फॉर्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है, तो आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड
फिशर्स मेथड, मार्शल एजवर्थ मेथड और केलेज मेथड, ये चारों मेथड्स आपके टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर रिवील द स्टेट ऑफ। हमें पता है हम इन्फ्लेशन निकाल सकते थे इंडेक्स नंबर से यूजिंग योर, इफ वी यूज CLI तो CLI I प्लस 1 माइनस CLI I अपॉन CLI I से हम निकालते थे इन्फ्लेशन। CLI I प्लस 1 मतलब अगर ith पीरियड है उसके बाद का नेक्स्ट पीरियड इज डिनोटेड बाय I प्लस 1। Otherwise you can also write it as CLI2 minus CLI1 upon CLI1, that is CLI1 तो आपका बेस पीरियड का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होगा और CLI2 इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट ईयर। तो अगर ये इन्फ्लेशन बता रहे हैं तो ये डिफ्लेशन भी बता सकता है, क्योंकि डिफ्लेशन क्या होती है, जब आपका इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव हो जाता है तभी तो हम उसे डिफ्लेशन कहते हैं ना, दिस इज डिफ्लेशन, ठीक है, तभी हम उसको डिफ्लेशन कहते हैं। दैट इज ओवरऑल प्राइस लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। इन्फ्लेशन में अगर ओवरऑल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहे हैं तो डिफ्लेशन में प्राइस लेवल डिक्रीज होते हैं। तो अगर इंडेक्स नंबर हमें इन्फ्लेशन का आइडिया दे सकते हैं तो डिफ्लेशन का भी आइडिया दे सकते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, बोथ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देन क्वेश्चन नंबर 40, a weighted aggregate price index where the weight for each item is its current period quantity is called। हमने जब प्राइस इंडेक्स पढ़े थे हमने परचेज प्राइस इंडेक्स पढ़ा था जिसे हम P01 PA से डिनोट करते थे। उसका फॉर्मूला क्या होता था, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100, और यहाँ पे Q1 क्या होते थे, इन्हें हम वेट्स बुलाते थे, राइट। और ये Q1 क्या है, करंट पीरियड क्वांटिटी है। Q0 होता तो वो बेस पीरियड क्वांटिटी हो जाती। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, परचेज इंडेक्स, विच इज ऑप्शन नंबर 4। बाकी एक बार लास्ट पेयर्स, मार्शल एजवर्थ और फिशर्स इंडेक्स भी रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स आपको निकालना हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इंडेक्स आपके बेस ईयर क्वांटिटीज को वेट्स कंसिडर करता है। सो समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं, तो एक बार उनको भी सॉल्व कर लेना। और फिशर्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स इंटू ज्योमेट्रिक इंटू योर परचेज प्राइस इंडेक्स। तो फिशर्स प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ योर परचेज प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय योर लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स, मतलब इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन होता है आपका फिशर्स इंडेक्स। और मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर हम कैसे फाइंड आउट करते थे, ये होता था रेशो ऑफ करंट टू रेशो ऑफ द बेस, जिसे हम कैसे लिखते थे, समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1, ऐसे ही लिखते थे ना इसे। और यहाँ पे P1 क्या है, प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर, Q0 क्या है, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, फिर P1 क्या है, प्राइस ऑफ द करंट ईयर अगेन, और Q1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर, और P0 होता है आपका प्राइस ऑफ द बेस ईयर। तो आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा परचेज इंडेक्स, जो करंट ईयर या करंट पीरियड क्वांटिटी को वेट्स कंसिडर करता है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला फॉर एजवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर। तो एजवर्थ मार्शल इंडेक्स नंबर बोलो या फिर मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर बोलो, सेम रहता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमने अभी अभी देखा प्राइस इंडेक्स ऑफ मार्शल एजवर्थ, हम उसको लिखते थे समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1, ऐसे ही लिखते थे।
और हम इसे किस टाइप से लिख सकते हैं? अब समेशन P1 को अगर हम न्यूमरेटर से कॉमन लें, और P1 मतलब समेशन P1i इनटू Q0i, क्योंकि i फ्रॉम 1 to n लें, या फिर जिसे हम P1 Q0 हम नेचुरल टर्म्स या जनरल टर्म्स में लिख लेते थे, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो राइट इट इन टर्म्स ऑफ i, क्योंकि हम एट द एंड सारी कमोडिटीज विच आर डिनोटेड बाय i उनका प्राइस हम सम कर रहे हैं, प्लस Q1i अपॉन समेशन P0i इंटू Q0i प्लस Q1i। तो इनको ना काट मत देना, यू कैन नॉट कैंसिल देम आउट, ठीक है। वाई? बिकॉज आप इनका समेशन ले रहे हैं। सो प्लीज डोंट पुट योर डाउट्स, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वंस डिड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो आई रिसीव द डाउट कि सर इन दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। नो, यू कैन नॉट, एंड दिस इज बेसिक अलजेब्रा, वाई यू कैन नॉट। तो what will be the final answer? Option number 1, which is summation P1i into Q1i plus Q0i upon summation P0i into Q1i plus Q0i। इन्होंने स्मॉल q लिया है, मैंने कैपिटल लिया था, और इन्होंने स्मॉल p लिया है, बिकॉज बेसिकली मेरा कैपिटल P समेशन था, कैपिटल P क्यू, वी वर टेकिंग द सम, तो हमने इसको कैपिटल से डिनोट कर दिया था। You can also denote the sum by small p's. At the end, what should matter is कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और ताकि कोई भी कुछ भी किसी p या q से वो डिनोट करें, you can answer that in the exam. Question number 42. Quantity index numbers by last pairs L and purchase P method have been calculated for a basket of goods. If the quantity of each commodity has been decreased, ये decreased होगा, by 30%, then new indices keeping the base year same will be L prime and P prime respectively. और हमें वो L prime और P prime में रिलेशन बताना है कि कोई रिलेशन है या cannot be said। तो अगर क्वांटिटीज आपकी डिक्रीज हुई हैं 30% से, तो आपकी Q1 विच इज करंट ईयर क्वांटिटीज क्या होंगी? Q1i से डिनोट कर लो, क्योंकि सारी क्वांटिटीज डिक्रीज हुई हैं। हम उसको क्या लिख पाएंगे? 1 माइनस 30% कर लो तो कितना बचा है? 70%, विच इज 0.7 ऑफ Q0i, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे पहले लास्ट पेयर्स मेथड से। फॉर्मूला क्या होता था? समेशन Q1 P नॉट अपॉन समेशन Q नॉट P नॉट इंटू 100, यही फॉर्मूला होता था, राइट। और अब जो हमें पता है कि Q1 विल इक्वल टू 0.7 ऑफ Q0 बिकॉज 30% क्वांटिटीज फॉल हुई हैं, इंटू P0 अपॉन समेशन Q0 P0 इंटू 100। तो आप अब इसे क्या लिख सकते हैं? 0.7 इंटू समेशन Q0 P0 अपॉन समेशन Q0 P0 इंटू 100। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? क्वांटिटी इंडेक्स यूजिंग लास्ट पेयर्स मेथड इज इक्वल टू 70। अब परचेज मेथड से क्वांटिटी इंडेक्स निकाल लेते हैं। Q01 PA फॉर्मूला क्या होता है? समेशन Q1 P1 अपॉन समेशन Q0 P1 इंटू 100। अब अगेन Q1 क्या होगा? Q1 विल बी 0.7 ऑफ Q0 इंटू P1 अपॉन समेशन Q0 P1 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 0.7 इंटू समेशन Q0 P1 अपॉन समेशन Q0 P1 इंटू 100, और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फाइनल आंसर आ जाएगा इसका भी 70। सो क्वांटिटी इंडेक्स यूजिंग परचेज मेथड इज ऑल्सो 70, और दोनों इक्वल आ रहे हैं। और आपके क्वेश्चन में न्यू लास्ट पेयर्स इंडेक्स को L प्राइम और न्यू परचेज क्वांटिटी इंडेक्स को
पी प्राइम से डिनोट किया था, तो एल प्राइम इक्वल्स टू पी प्राइम, विच इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको इन दोनों के फॉर्मूलाज ही याद ना होते, यू कुड नॉट हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, और क्वेश्चन डुएबल था। अभी तक इनफैक्ट सारे क्वेश्चन इंडेक्स नंबर्स में जितने भी आए हैं वो बहुत डुएबल हैं। एज फार एज आई रिमेंबर मैंने इंडेक्स नंबर का 3 आवर्स का लेक्चर था, मतलब टोटल 3 आवर्स आई टुक फॉर इंडेक्स नंबर्स, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गए थे। एडिशनल अब आप लेके चलें तो 2 आवर्स प्लस 2 आवर्स आपके PYQ थे। तो अगर आप 5 आवर्स अपने डिवोट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर्स में, तो आई एम श्योर आप मैक्सिमम क्वेश्चन इंडेक्स नंबर्स में से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आपको दिया हुआ है, इफ परचेज प्राइस इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड एज द वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, देन द चॉइस ऑफ वेट्स विल बी ऑफ द फॉर्म। अब वेटेड अरिथमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव्स मतलब summation of P1 upon P0 into W0 upon summation W0, यही होता था ना, that weighted arithmetic mean of price relatives। अब हमारा परचेज प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है P01 of P equals to summation P1 Q1 upon summation P0 Q1 into 100। अब हमें इसे प्राइस रिलेटिव्स के फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिख पाएंगे, समेशन P1 अपॉन P0 इंटू Q1। अब P0 से डिवाइड किया है तो उससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। सो यू विल गेट वेट्स। अब कैसे आएंगे, यू विल हैव समेशन P1 बाय P0 इंटू P0 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 इंटू 100। तो अगर हम इसे वेट्स के टर्म में लिखें, यू विल हैव P1 अपॉन P0 का समेशन इंटू W, जस्ट राइट इट एज W, अपॉन समेशन ऑफ W। तो आपके वेट्स क्या आ जाएंगे यहाँ से, P0 Q1 जिसे हम P0I और Q1I से डिनोट कर सकते हैं। समेशन ले रहे हैं ना बिकॉज हम, तो पहले हम P01 इंटू Q11 कंसिडर करेंगे वेट्स को, प्लस सो ऑन, मतलब जब भी हम समेशन लेंगे तो आपके वेट्स इस टाइप से होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा P0I इंटू Q1I, जो कि आपके ऑप्शंस में कहीं भी नहीं दिया हुआ है, बट द करेक्ट आंसर विल बी दिस। हैड दे आस्क्ड अबाउट लास्पेयर्स प्राइस इंडेक्स, उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। प्राइस इंडेक्स ऑफ लास्पेयर्स वो होता था समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। अब इसको अगर हम प्राइस रिलेटिव के फॉर्म में लिखेंगे, हमारे पास आएगा समेशन P1 अपॉन P0 इंटू Q0 इंटू P0, क्योंकि P0 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो यहाँ पे आपके वेट्स आएंगे Q0I इंटू P0I के फॉर्म के, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। बट हमसे परचेज प्राइस इंडेक्स पूछा था और उसके वेट्स पूछे थे, तो हमारा आंसर होगा P0I इंटू Q1I। ऑल राइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो इसके साथ आपके प्रीवियस 5 ईयर्स फ्रॉम 2014 टू 2018 कंप्लीट होते हैं फ्रॉम द टॉपिक इंडेक्स नंबर्स। So please go and revise this topic. From my end this topic is complete. बाकी आपको कोई डाउट है, you can always ask us, either comment down below or you can mail us at spss.inquiry@gmail.com. So that is all for today's lecture. Stay safe and keep studying.